आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है। हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी हेल्प करते हैं कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि किसी ऑब्जेक्ट को लिविंग बीइंग कंसीडर किया जाएगा या नॉन लिविंग थिंग कंसीडर किया जाएगा। हम सीड जर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे और उन कंडीशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। हम प्लांट और एनिमल लाइफ साइकिल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है। सभी लिविंग बीइंग्स ग्रो करते हैं। ग्रो करने का मतलब यह होता है कि समय के साथ उनका हाइट, वेट और उनका साइज इंक्रीज होता है। इसके विपरीत नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जब एक बच्चा 5 साल का होता है तो उसका हाइट, उसका वेट और उसका साइज छोटा होता है, और जब वही बच्चा 10 साल का हो जाता है तो उसका हाइट, उसका वेट और उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। उनका आज के समय में जो हाइट, वेट है वही उनका 10 साल के बाद भी हो। लिविंग बींग्स के केस में ये देखा गया है कि सभी लिविंग बींग्स रेस्पायर करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि सभी लिविंग बींग्स सांस लेते हैं, और सांस लेने की प्रक्रिया में जब हम इनहेल करते हैं तो एयर को एटमॉस्फेयर से अपने अंदर खींचते हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो अपने अंदर से एयर को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ऐसी कोई भी प्रक्रिया नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं देखी जाती। लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने का मतलब ये होता है कि वो नई जनरेशन को जन्म देते हैं। जैसे कि एक एनिमल या तो एग ले करता है या फिर एक यंग वन को बर्थ देता है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस यह इंश्योर करती है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन उस एनिमल या प्लांट की कंटिन्यूटी बनी रहे। नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन नाम की कोई भी प्रोसेस नहीं होती। लिविंग बीइंग्स की एक विशेषता यह होती है कि वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टिमुलस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी इवेंट जो कि किसी लिविंग बीइंग को प्रॉम्प्ट करे कि वो कुछ रिस्पॉन्स शो करे। जैसे कि जब कभी हमारा हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट पर पड़ जाता है, जैसे कि कोई गर्म तवे पर पड़ जाता है, तो हम एकदम से अपना हाथ उस तवे से दूर खींचते हैं। यहाँ पर गर्म तवा एक स्टिमुलस है जो कि हमारी बॉडी में एक रिस्पॉन्स पैदा करता है, और वो रिस्पॉन्स यह होता है कि हम अपना हाथ उस गर्म तवे से जल्दी से पीछे की ओर खींचते हैं। इसी तरह से प्लांट्स भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। एक प्लांट होता है जिसका नाम है मिमोसा, जिसे हम छुई मुई या फिर लज्जालू भी कहते हैं। जब हम इस प्लांट के पत्तों को छूते हैं तो ये इस प्लांट के पत्ते उस टच के रिस्पॉन्स में फोल्ड हो जाते हैं। तो लिविंग बींग्स की एक स्पेशल बात यह होती है कि वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके विपरीत नॉन लिविंग थिंग्स किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करते। यदि हम लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लिविंग बींग्स में जो सबसे इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है वो है मूवमेंट। हम ये देखते हैं कि एक एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है। हालांकि मूवमेंट नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखी जाती है, जैसे कि जब कोई कार या स्कूटर मूव करता है तो यह भी मूवमेंट का ही एग्जाम्पल होता है। लेकिन लिविंग बींग्स अपनी स्वेच्छा से मूव करते हैं। इसके विपरीत नॉन लिविंग थिंग्स अपनी स्वेच्छा से मूव नहीं करते। जब एक कार मूव करती है तो उसे कोई ड्राइवर आकर के स्टार्ट करता है और उसे चलाता है, तभी वो मूव कर सकती है। इसके विपरीत जब कोई डॉग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है तो वो अपनी स्वेच्छा से मूव करता है। हालांकि प्लांट्स को भी हम लिविंग बींग्स की तरह ही क्लासिफाई करते हैं, लेकिन प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते, परंतु प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं। पर यह मूवमेंट को शो करने की प्रक्रिया कुछ अलग होती है। जैसे कि कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो कि अपनी न्यूट्रिशन के लिए इंसेक्ट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा का लीफ सॉसर शेप्ड होता है, और उसके लीफ के एंड्स पर कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन हेयर लाइक प्रोजेक्शन के एंड्स स्टिकी होते हैं।
जब कोई इंसेक्ट इस लीफ के ऊपर आकर के बैठता है तो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस एक दूसरे के पास मूव कर जाते हैं, यानी कि इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और उसके बाद इनका डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसमें कि ये उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर जब ड्रोसेरा का लीफ इंसेक्ट को ट्रैप करता है तो वहाँ पर एक तरह की मूवमेंट को शो करता है। इसी तरह से कुछ दूसरे प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं, जिसका एग्जांपल है मनी प्लांट। क्लाइंबर्स अपने पास मौजूद ऑब्जेक्ट के अराउंड अपने आप को लपेट लेते हैं, तो यह भी मूवमेंट का ही एक एग्जांपल होता है। इसके अलावा लिविंग बींग्स का जो दूसरा करेक्टरिस्टिक होता है वो है ग्रोथ। हम यह देखते हैं कि एक एनिमल एक पर्टिकुलर टाइम पर जो उसका हाइट और वेट होता है वो समय के साथ उसका हाइट वेट और साइज इंक्रीज हो जाता है। ये ट्रीज के केस में भी ग्रोथ देखी जाती है। ट्रीज जब ट्रीज जब छोटे होते हैं तो एक स्मॉल प्लांट की तरह दिखाई पड़ते हैं, परंतु समय बीतने के साथ वो बड़े होकर के बहुत ही ह्यूज ट्रीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फूड की ज़रूरत होती है, जिसे हम न्यूट्रिशन भी कहते हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि एनिमल्स खाना खाते हैं, इस खाने से उन्हें ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल्स प्राप्त होते हैं। इसी तरह से प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए सूटेबल कंडीशंस और न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। सभी लिविंग बींग्स रेस्पायर करते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी बॉडी में प्रोड्यूस हुई कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में रिलीज कर देते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट करने का मतलब होता है कि अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। जब एनिमल्स यूरिनेट करते हैं तो यह एक्सक्रीशन का ही एक एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा जो हमारा स्वेट होता है उसके अंदर भी वाटर और सॉल्ट होता है, जिसको बॉडी एज ए वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करती है। प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं। जब प्लांट्स के रूट्स एक्सेसिव वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा वाटर और मिनरल होता है उसे लीव्स अपने थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। सो बेसिकली हम ये देखते हैं कभी कभी सुबह के टाइम पर जो ग्रासेस होते हैं उनके ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई पड़ते हैं। ये वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये एक्स्ट्रा वाटर और मिनरल होता है जिसे कि प्लांट एक्सक्रीट कर रहा होता है। इसके अलावा जो लिविंग बींग्स होते हैं वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि यदि हमारा हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट पर पड़ जाता है तो हम ये देखते हैं कि हमारा हाथ एकदम से पीछे की तरफ हम अपने हाथ को खींचते हैं। तो यहाँ पर जो गर्म ऑब्जेक्ट है वो स्टिमुलस होता है और हमारी बॉडी के द्वारा हमारे हाथ को गर्म ऑब्जेक्ट से दूर खींचे जाना एक रिस्पॉन्स होता है। तो यह देखा गया है कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके अलावा लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन प्रोसेस यह इंश्योर करती है कि कोई भी लिविंग बींग जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू रहे। जैसे कि हम ये देखते हैं कि जो हैन होती है वो एग्स ले करती है, या फिर जो डॉग्स या किटन या ह्यूमंस होते हैं वो यंग वंस को बर्थ देते हैं। इसके अलावा प्लांट्स भी सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट्स को जन्म देती है। तो लिविंग बींग्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस देखा जाता है। इसके अलावा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के बाद प्लांट्स और एनिमल्स जो कि लिविंग बींग्स होते हैं ये डेड हो जाते हैं। तो डेथ भी लिविंग बींग्स का एक करेक्टरिस्टिक होता है। अब हम लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि लिविंग बींग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसे हम मूवमेंट कहते हैं। एनिमल्स में मूवमेंट इजीली ऑब्जर्वेबल होता है। जब कोई डॉग या कोई कैट एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो यह मूवमेंट का एग्जाम्पल होता है। लेकिन प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते। इसीलिए हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स किस तरह से मूवमेंट शो करते हैं। जब किसी प्लांट का कोई फूल खिलता है तो यह एक तरह की मूवमेंट होती है। इसी तरह से एक प्लांट होता है जिसे हम
मिमोसा कहते हैं, इसे लज्जालू, टच मी नॉट एटसेट्रा नाम से भी जाना जाता है। जब हम इस प्लांट के लीव्स को टच करते हैं तो इस प्लांट के लीव्स फोल्ड हो जाते हैं। यह भी मूवमेंट का ही एक एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं, जैसे कि मनी प्लांट। क्लाइंबर्स अपने पास में मौजूद ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अपने आप को लपेट लेते हैं। यह भी मूवमेंट का एक एग्जाम्पल होता है। साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि यदि हम एक प्लांट को एक डार्क रूम में ग्रो करें, जहाँ पर कि एक छोटी सी खिड़की हो और उस खिड़की की सहायता से सनलाइट अंदर आ रही हो, तो यह देखा गया है कि प्लांट का जो शूट होता है वो सनलाइट की डायरेक्शन में बेंड हो जाता है। तो यह भी मूवमेंट का ही एक एग्जाम्पल है। सभी लिविंग बींग्स ग्रो करते हैं। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले एक इंडिविजुअल एक बेबी होता है, फिर वो चाइल्ड में ग्रो कर जाता है और धीरे धीरे वो एक एडल्ट में ग्रो कर जाता है। इसी तरह से पहले सीड से एक प्लांट बनता है और फिर वो प्लांट ग्रो होकर के एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। इसके विपरीत नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि स्टोन, जैसे कि कार एटसेट्रा ग्रो नहीं करते। सभी लिविंग बींग्स रेस्पायर करते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस का एक पार्ट होता है जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग के दौरान हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। प्लांट्स गैसेस का यह एक्सचेंज अपने लीव्स में मौजूद छोटे छोटे पोर्स, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, उनके द्वारा करते हैं। अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। ह्यूमंस स्वेटिंग के द्वारा और यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट करते हैं। प्लांट्स भी एक्सेस वाटर और मिनरल्स को वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अपनी लीव्स के द्वारा एक्सक्रीट कर देते हैं। सभी लिविंग बींग्स स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टिमुलस हम किसी भी थिंग या इवेंट को कहते हैं जो कि एक लिविंग बींग को प्रॉम्प्ट करता है कि वो कुछ रिस्पॉन्स शो करे। जैसे कि जब हमारा हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो हम उसे एकदम से पीछे की ओर पुल करते हैं। तो यहाँ पर गर्म ऑब्जेक्ट एक स्टिमुलस होता है और हमारे अपने हाथ को पीछे की खींचने को हम एक रिस्पॉन्स कहते हैं। इसी तरह से जब हम छुई मुई यानी कि टच मी नॉट प्लांट के पत्तों को टच करते हैं तो उसके लीव्स फोल्ड हो जाते हैं। यहाँ पर टच एक स्टिमुलस होता है और लीव्स का फोल्ड होना एक रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपनी ही तरह के यंग वंस को प्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्शन प्रोसेस ये इंश्योर करती है कि किसी भी एनिमल या प्लांट की जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यूटी बनी रहे। प्लांट्स सीड प्रोड्यूस करते हैं और एनिमल्स या तो यंग वंस को जन्म देते हैं या फिर वो एग्स ले करते हैं, जो कि बाद में हैच होकर के यंग वंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम उन कंडीशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, एयर की आवश्यकता होती है। यह देखा गया है कि ज़्यादातर सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जर्मिनेशन के बाद उन्हें फर्दर ग्रोथ के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि कोलियस और पेटूनिया, इनके सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है। इसके विपरीत कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि कैलेंडुला और जीनिया, इनके सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए डार्कनेस की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी सीड की आउटर कवरिंग हार्ड होती है, जिसे सीड कोट कहते हैं। वाटर सीड कोट को सॉफ्ट कर देता है और सीड को हेल्प करता है कि वो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को स्टार्ट कर सके और सीड के अंदर मौजूद एम्ब्रियो ग्रो कर सके। सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए एयर की आवश्यकता होती है, क्योंकि सीड्स रेस्पायर करते हैं और रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। यह सीड्स की सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए जर्मिनेशन के लिए सीड को एयर की आवश्यकता पड़ती है। जब हम किसी सीड को किसी पॉट में सो करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम एक्सेसिव वाटरिंग ना करें। ऐसा करने से सॉयल और एयर के बीच में वाटर की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से सीड को एयर नहीं मिल पाती और सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता। इसीलिए यह ज़रूरी है कि जब हम किसी भी पॉट में किसी सीड को सो करते हैं तो उसे मॉडरेट अमाउंट में ही वाटरिंग करें, ताकि हमारी सॉयल मॉइस्ट बनी रहे और एयर और सॉयल के बीच में वाटर की लेयर वाटर की एक सेपरेटिंग लेयर ना बने।
यदि हम प्लांट्स में ग्रोथ के डायरेक्शन की बात करें, तो एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा यह देखा गया है कि प्लांट्स के रूट हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं और प्लांट के शूट्स हमेशा ही अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में एक प्लांट को इन्वर्टेड करके, यानी कि उसका रूट ऊपर की तरफ और शूट नीचे की तरफ रख के ग्रो करने की कोशिश की गई। तब भी यह देखा गया कि उस एक्सपेरिमेंट में भी रूट मुड़ कर के नीचे की तरफ ग्रो करने लगा और शूट मुड़ कर के ऊपर की तरफ ग्रो करने लगा। यह भी देखा गया है कि जिस डायरेक्शन से सनलाइट आ रही होती है, प्लांट का शूट उसी डायरेक्शन की तरफ बेंड हो जाता है। अब हम प्लांट और एनिमल की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशन करेंगे। लाइफ साइकिल बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसमें कि एक लिविंग बीइंग अपनी लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। पहले कोई लिविंग बीइंग जन्म लेता है, उसके बाद ग्रो करता है, ग्रो करके धीरे धीरे वो मैच्योर हो जाता है और मैच्योर होने के बाद वो अपनी ही तरह के दूसरे लाइफ फॉर्म्स को जन्म देता है। उसके बाद वो ओल्ड एज में एंटर करता है और ओल्ड एज के बाद उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद उस इंडिविजुअल के द्वारा प्रोड्यूस किए गए यंग वंस उसी लाइफ साइकिल को फिर से रिपीट करते हैं। यदि हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स में एक प्लांट की लाइफ साइकिल सीड के स्टेज से शुरू होती है। इसका मतलब यह है कि स्टेज वन जो है वो सीड का स्टेज होता है। यह सीड जब जर्मिनेट करता है तो उसे हम स्टेज टू कहते हैं। स्टेज थ्री में लीव्स अपीयर होते हैं। स्टेज 4 में प्लांट के ऊपर फ्लावर्स अपीयर होते हैं। स्टेज 5 में ये फ्लावर्स फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें जिनके अंदर की सीड्स होता है। और जब जब फ्रूट्स अपीयर हो जाते हैं, उसके बाद ये जो इनिशियल प्लांट होता है वो हमारा डेड हो जाता है और उसके बाद फ्रूट में मौजूद सीड्स फिर से एक नई जनरेशन ऑफ प्लांट्स को जन्म देते हैं और यह लाइफ साइकिल फिर से रिपीट होती है। यदि हम मॉस्किटो की लाइफ साइकिल के बारे में बात करें, तो मॉस्किटो अपनी लाइफ साइकिल के दौरान 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस से होकर के गुजरता है। स्टेज 1 को हम एग कहते हैं। एग्स डेवलप होकर के लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे हम स्टेज 2 कहते हैं। लार्वा ग्रो होकर के प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम स्टेज 3 कहते हैं। और प्यूपा ट्रांसफॉर्म होकर के एडल्ट मॉस्किटो में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम स्टेज 4 कहते हैं। एक एडल्ट मॉस्किटो करीब 10 से 15 दिन तक जिंदा रहता है। एडल्ट फीमेल मॉस्किटो फिर से पानी के ऊपर या फिर पानी के पास एग्स ले कर देती है और फिर से मॉस्किटो की लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। एडल्ट फीमेल मॉस्किटो एक ब्लड सकिंग इंसेक्ट होती है जो कि मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसे बीमारियों को कॉज करती है। जबकि एडल्ट मेल मॉस्किटो बेसिकली फ्रूट जूसेस पर या फिर फ्रूट्स पर सरवाइव करता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि एडल्ट फीमेल मॉस्किटो स्टैग्नेंट वाटर के ऊपर अपने एग्स को ले कर देती है और मॉस्किटो के नए जनरेशन की एक लाइफ साइकिल इस तरह से फिर से शुरू हो जाती है। मॉस्किटोज के लाइफ साइकिल के सभी स्टेजेस बेसिकली वाटर के अंदर ही फॉर्म होते हैं। इसीलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि यदि हम मॉस्किटोज से अपना बचाव करना चाहते हैं, तो हम वाटर को कहीं पर भी स्टैग्नेट ना होने दें। हम वाटर कंटेनर्स को कवर करके रखें। स्पेसिफिकली हम कूलर्स को रेगुलरली क्लीन करें और उसके अंदर वाटर इकट्ठा ना होने दें। कभी-कभी हम स्टैग्नेंट वाटर के ऊपर केरोसिन ऑयल स्प्रे करके भी मॉस्किटोज़ के ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हैं और इस तरह से हम अपना बचाव मॉस्किटो से कर सकते हैं। मॉस्किटो की ही तरह फ्रॉग की लाइफ साइकिल में भी 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं, जिन्हें हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 के नाम से जानते हैं। लेकिन हमने इन स्टेजेस को फर्दर सब डिवाइड किया हुआ है ताकि हम फ्रॉग की लाइफ साइकिल को और अच्छे से समझ सकें। स्टेज 1A को हम स्पॉन स्टेज या एग स्टेज भी कहते हैं। यह स्टेज हमें डे 1 पर दिखाई देता है जब फीमेल फ्रॉग वाटर के अंदर अपने एग्स को ले करती है। करीब 3 से 4 दिन के बाद स्टेज 1B पहुंचता है, जिसे हम एम्ब्रियो स्टेज भी कहते हैं। स्टेज 2 के दौरान टेडपोल डेवलप होता है। तो स्टेज 2 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। स्टेज 2A को हम कहते हैं टेडपोल विथ टेल। यह डे 7 से लेकर के डे 10 के बीच में दिखाई पड़ता है। जबकि टेडपोल विथ लेग्स जो कि स्टेज 2B होता है, यह करीब 8 से 10 हफ्ते के बाद दिखाई पड़ता है, जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं।
जो टेडपोल विथ लेग्स का स्टेज होता है, इसमें टेल तो होती ही है, साथ में हाइंड लेग्स भी डेवलप हो जाते हैं। करीब 12 हफ्ते के बाद स्टेज 3 पहुंचती है, जिसे हम फ्रॉगलेट स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में इस स्टेज में जो फ्रॉगलेट होता है वो एडल्ट फ्रॉग की ही तरह दिखाई पड़ता है। उसके लेग्स डेवलप हो जाते हैं, साथ ही साथ उसकी टेल भी होती है। टेल हेल्प करती है कि फ्रॉगलेट वाटर के अंदर स्विम कर सके। साथ में इसके लेग्स हेल्प करते हैं कि यह थोड़ा समय लैंड पर भी स्पेंड कर सके। करीब 14 वीक्स के बाद एडल्ट फ्रॉग फॉर्म होता है। इसे स्टेज 4 कहते हैं। एडल्ट फ्रॉग अपनी टेल को लूज कर देता है। इसके लेग्स स्ट्रांग हो जाते हैं ताकि ये लैंड पर जंप कर सके और लैंडिंग कर सके। साथ ही साथ यह लैंड पर भी ज़्यादा समय बिता सके, और इसके अलावा यह कैपेबल होता है कि यह पानी में भी अपना समय स्पेंड कर सकता है। तो एक एडल्ट फ्रॉग वाटर वाटर के अंदर और लैंड पर दोनों में ही रहता है। तो इस चैप्टर में हमने लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। हमने उन कंडीशंस को डिस्कस किया जो कि एक सीड जर्मिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। हमने प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ साइकिल्स के बारे में डिस्कशन किया, और हमने यह भी जाना कि अपनी लाइफ साइकिल के एंड में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही डेड हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।